अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल एजुकेटर्स और इसके ज़रिए तमाम केमिस्ट्री ग्रेड 10 न्यू कोर्स न्यू सिलेबस। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है मैटर वो जारी है, और 2.2.1 एंड 2.2.2 ये दो टॉपिक्स जो कि हीटिंग कर्व और कूलिंग कर्व से रिलेटेड थे वो हम पिछले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर, ट्रांजिशन ऑफ मैटर या उसकी स्टेट्स की जो ट्रांजिशन है वो हमारी जारी है। उसी सिलसिले में हम काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन की तरफ अब हम बढ़ेंगे, विच इज़ 2.2.3। ये रिकैप देने का मकसद ये था कि अब तक हमने जो इस चैप्टर में काम किया उसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को आपने लेकर चलना है, फिर उसी कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर में भी लेके चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो था मैटर एंड इट्स स्टेट्स। मैटर क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो कि कोई फ़िज़िकल वजूद रखती है वो मैटर पोजेस करती है। जैसे कि हम खुद हैं, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उन सब में कोई ना कोई मैटर मौजूद है। और फिर उस मैटर की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, यानी उस मादे की मुख्तलिफ़ हालतें होती हैं, जैसे कि वो सॉलिड हालत में हो सकता है, लिक्विड हालत में हो सकता है, गैशियस हालत में या स्टेट में हो सकता है। फिर इसी तरीके से हमने ट्रांजिशंस देखी, ट्रांजिशंस और उसके बहुत सारे फेजेस देखे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर वो कंडेंसेशन, सब्लिमेशन एंड सो ऑन। फिर उसके बाद हमने कर्व्स पर काम किया, और पिछले लेक्चर में जो कि लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने कर्व्स पर काम किया और हमने देखा कि हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स क्या होती हैं और उनका ट्रांजिशन से क्या ताल्लुक़ है, और जैसे जैसे एक मैटर ट्रांजिट करता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो वो कर्व के मुताबिक वो किस जगह पर जाता है। मतलब अगर वो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है या लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है तो वो कर्व के ऊपर कहाँ रिप्रेजेंट होगा, क्या टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा, क्या चीज़ होगी। ये सब चीज़ें जो हैं ये हमने पढ़ी, देखी, समझी, हमने ग्राफिकली भी इसको देखा, हमने बाकायदा कर्व का और जो जाहिर है कि हीटिंग एंड कूलिंग स्टेट्स थी उनके ग्राफ को हमने समझा। अब हमारा जो आज का टॉपिक या एजेंडा है नंबर 4 पर, यानी कि आज का लेक्चर भी हमारा नंबर 4 ही है, वो हमारा है जी ऑब्वियसली एक तो है बॉइलिंग और एवेपोरेशन, और फिर उससे रिलेटेड जो है ना हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये ज़ाहिर है फ़िज़िक्स में भी हम पढ़ रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री की जो है ना जी वो सेम है। सेम से मुराद है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम केमिस्ट्री में भी लेकर चल रहे होते हैं। अभी इससे पहले हमने लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एवेपोरेशन को देखा कि वो इसके अंदर भी मौजूद है, वो फ़िज़िक्स में भी हम चेक करते हैं। बहुत सारी जगहों पर हमें फ़िज़िक्स में भी काइनेटिक एनर्जी और उसकी ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ हालतें, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के ऊपर काम करना होता है, वाटर की हीट कैपेसिटी क्या होती है, वो सब चीज़ें हम करते रहते हैं फ़िज़िक्स में पहले चैप्टर में, बल्कि हमने इसके हवाले से बहुत सारा काम भी किया है। आते हैं जी काइनेटिक थ्योरी इंटरप्रिटेशन की तरफ। बहुत आसान है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये सारे टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम अपने जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड अब हम काम स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। सिंपल सी बात है कि अब यहाँ पर एक बच्चों के अंदर जो बहुत कन्फ्यूजन होता है वो ये होता है कि उनको अक्सर ये चीज़ नहीं समझ आ रही होती कि यार मैटर की जो स्टेट्स हैं, मिसाल के तौर पर लिक्विड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी या ज़्यादा होगी। मसलन अगर कंपेयर किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि जी सॉलिड, इसी तरह लिक्विड और फिर गैस, ये 3 स्टेट्स हैं जनाब। अब सॉलिड को अगर मैं कंपेयर करता हूँ, लेट सपोज मैं सॉलिड को करता हूँ लिक्विड से, इसी तरह लिक्विड को करता हूँ मैं सॉलिड से। बात तो एक ही है ना, ये कम्यूटेटिव ही है। तो सॉलिड को मैं लिक्विड से कर देता हूँ, लिक्विड को सॉलिड से कर देता हूँ। कंपैरिजन में उल्टा सीधा लिखना होता है। अब आप ये कहेंगे कि जी अगर सॉलिड को लिक्विड से किया है तो दोबारा भी तो वही काम हो रहा है ना, तो कम्यूटेटिव है तो क्या ज़रूरत है। देखिए बात ये है कि सॉलिड से अगर लिक्विड में जा रहा है ना, तो आज का इसका मतलब ये है कि आप बर्फ़ से पानी की तरफ जा रहे हैं, बर्फ़ मेल्ट हो रही है,
तो अगर लिक्विड से सॉलिड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब है बर्फ़ बन रही है पानी से। तो पहले वाली जो स्टेट है उसमें तो मेल्टिंग हो रही है ना, दूसरे वाली स्टेट में क्या हो रहा है ये आप पहले पढ़ चुके हैं। मतलब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। फिर गैस से जाएं आप, गैस से आप जाते हैं मसलन लिक्विड की तरफ, फिर इसी तरह आप लिक्विड टू गैस चले जाएं, फिर इसी तरह गैस से ज़रा सॉलिड की तरफ आ जाएं, ये भी तो होता है। ये सारी चीज़ें और स्टेट मैंने पिछले 2-3 लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसे मैं इसको कोई बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ना कोई ज़रूरत है। इन चीज़ों को अब हम समझेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है जनाब ग्रेटर दैन लेस दैन के साइन से हम वज़ा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ तस्वीर शेयर करता हूँ, एक पिक्चर, उसके साथ फिर हम चलते हैं जो कि आपके लिए बड़ी फेमिलियर है। देखें जी, ये आपके सामने 3 स्टेट्स हैं मैटर की। मैटर आप किसी को भी कंसिडर कर लें, मैं अगेन वाटर को ही कंसिडर करता हूँ, जब तक हम करते आ रहे हैं। आपके सामने वाटर सॉलिड स्टेट में है, एक बर्फ़ की शक्ल में है। फिर आपके सामने वाटर जो है लिक्विड की शक्ल में है या लिक्विड स्टेट में है, जो कि हम ज़ाहिर पीते हैं, ड्रिंकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो मैनी रीजंस। और फिर गैशियस स्टेट में आ गया, जब पानी बॉयल होता है भाप की शक्ल में अख्तियार करता है, एवेपोरेट होता है, जब वो एवेपोरेट होके चला जाता है ऊपर, ठीक है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, जो भी है प्रोसेस, तो वो गैसी शक्ल में आ जाता है। तो ये पानी ही की 3 हालतें हो गई जनाब, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब इन्हीं की जो स्टेट्स होती है ना, इनको ज़रा हम देखेंगे कि जनाब ये क्या कंपैरिजन है काइनेटिक एनर्जी का। फिर इंशाल्लाह आपको मैं पोटेंशियल एनर्जी के हवाले से भी ये बताऊंगा। चलें जी, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। ये आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ये आप 9th की फिजिक्स में डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल की भी पढ़ चुके हैं। खैर अभी पोटेंशियल की तरफ जाएंगे तो मैं पोटेंशियल एनर्जी की भी डेफिनेशन आपको बताऊँगा। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम कंपेयर करें कि भाई सॉलिड और लिक्विड का कंपैरिजन करें तो किस में ज़्यादा है, पहली बात तो ये ध्यान में रख लें कि अगर आप इनके एटम्स की शक्ल देखें, यहाँ पर आप एटम्स की शक्ल या फॉर्मेशन देखें तो आप देख सकते हैं दे आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। इनके दरमियान में बहुत ही मिन्यूट स्पेस है, मतलब ना होने के बराबर है, बहुत क्लोजली पैक्ड है एक दूसरे के साथ, बहुत यूँ कह सकते हैं स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड है, इनके बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्रॉपर एक शेप है, प्रॉपर एक फॉर्मेशन है। लिक्विड में कुछ स्पेस है इनके दरमियान, बेशक इनकी फॉर्मेशन तो है लेकिन कोई बहुत अच्छी नहीं है, सॉलिड की तरह एक प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, एब्रप्ट कह सकते हैं, बेतरतीब सी फॉर्मेशन है और इनके दरमियान स्पेस भी है। गैस में मज़ीद आप देख सकते हैं और लिक्विड से भी ज़्यादा आपको स्पेस नज़र आ रही है, बहुत थोड़े से मालिक्यूल हैं, यानी कि इतनी ही स्पेस है। ये तीनों में आप देख सकते हैं कंटेनर एक ही मतलब है स्पेस का है या एक ही कैपेसिटी का कंटेनर है, डिब्बा जो है ये तीनों डिब्बे एक जैसे हैं यानी साइज़ में। लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको एटम्स और मालिक्यूल की तादाद ज़्यादा नज़र आ रही है, इसमें थोड़ी कम है और इसमें उससे भी कम है, और इनकी जो स्पेस है वो भी लिक्विड से ज़्यादा है और बहुत दूर दूर एक दूसरे से डिस्पर्स हुए हुए, बिखरे हुए, फैले हुए। सो ये जब आपको शक्ल इनकी समझ आ जाती है ना सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की, और इनकी एटम्स की फॉर्मेशन और इनके दरमियान के जो ज़ाहिर अट्रैक्शन और सारी चीज़ें, फिर आप ये फैसला कर सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी किस में ज़्यादा होगी किस में कम होगी। अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ सॉलिड और लिक्विड को, अब इधर आ जाए, सॉलिड और लिक्विड इनको कंपेयर कर रहा हूँ। अब आप ये देखिए कि सॉलिड में ये बहुत करीब है एक दूसरे के, लिक्विड में इनमें फासला है, तो लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी इससे ज़्यादा होगी। क्यों होगी जनाब? इसलिए कि जब एटम्स के दरमियान फासला होगा तो वो ज़्यादा आज़ादी से ज़्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं। सो आई एम श्योर आपको समझ आ गई है। कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड में मैंने पहले भी बताया था कि चूंकि एटम एक दूसरे से बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक महदूद तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, वेयर एज जब वो एक दूसरे से ज़रा फासले पे होंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उनको स्पेस मिल जाती है मूव करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में लिक्विड के कंपेरिजन में देखें तो ज़्यादा होगी, ये ग्रेटर देन का साइन है जनाब। अब आते हैं लिक्विड और सॉलिड के हवाले से। लिक्विड और सॉलिड में देखें तो वही चीज़ है, क्योंकि लिक्विड में वही बात है, एटम्स और मॉलिक्यूल की स्पेस ज़्यादा है, इसमें कम है। तो अगेन लिक्विड की जो कंपैरिजन करें तो फिर ये इसमें ज़्यादा है, सॉलिड की कम है। लेकिन चूंकि मैंने इस तरह लिखा है, यहाँ पर लिक्विड पहले आ गया ना और सॉलिड, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा है सॉलिड की ज़्यादा, लिक्विड की यहाँ पे मुझे लेस लगाना होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा उल्टा लगा दिया। बहरहाल ये यहाँ पर अब ग्रेटर देन आएगा क्योंकि लिक्विड की ज़्यादा है। ठीक हो गया जनाब।
और सॉलिड की कम है, तो सॉलिड इज लेस देन लिक्विड। अब आ जाते हैं गैस और लिक्विड के कंपैरिजन में जी। अब गैस और लिक्विड का कंपैरिजन अगर करें तो गैस में आप मॉलिक्यूल्स की स्पेस देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा है, लिक्विड में कम है। अब इन दोनों के कंपैरिजन देखें तो फिर गैस को एज हासिल है, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है वो कम है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या फोर्स वो होती है जो ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान की अट्रैक्शन होती है, चूँकि फासले पर है ना दूर दूर, तो इनकी अट्रैक्शन कम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। अगर इन दोनों को कंपेयर करें आपस में लिक्विड और गैस को, तो फिर गैस को एज हासिल है, गैस की ज़्यादा है। तो यहाँ पर गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो यहाँ ग्रेटर देन का साइन लग जाएगा। आई एम श्योर समझ आ गई अब, ठीक हो गया। अब आते हैं लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। अब लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में आए तो किसका ज़्यादा है किसका कम है? ज़ाहिर है इसमें भी गैस का ही है, गैस की ज़्यादा है। तो यहाँ पे लिक्विड की फिर क्या आ जाएगी? लेस देन का साइन, ठीक है। यहाँ पर लेस देन इसलिए लग जाएगा क्योंकि लिक्विड कम है गैस से, गैस ज़्यादा है। ये कंपैरिजन हो रहा है, अब आप यकीनन समझ गए हैं यहाँ तक। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। लास्ट कंपैरिजन है गैस और सॉलिड का। अब ये गैस है और ये सॉलिड है, इनका कंपैरिजन अगर करें तो ये तो एक कम्प्रीहेंसिव इनका फ़र्क है कि ये आप सॉलिड में देखें और गैस में देखें। गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लूजली पैक्ड टुगेदर, यानी ये लूजली पैक्ड है, ये क्लोजली पैक्ड है। इनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक है, इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ज़ाहिर है इनमें बहुत डिस्टेंस है, इनमें कम डिस्टेंस है। इसलिए गैस के अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो फिर यहाँ पर गैस और सॉलिड का कंपैरिजन करें तो गैस की फिर क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन सॉलिड, यानी कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड है। इसी तरह अगर मैं सॉलिड भी यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ पर सॉलिड का कंपैरिजन करूँ तो फिर सॉलिड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेस देन होगी गैस से। सॉलिड यानी काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स इज लेस देन सॉलिड एनर्जी प्रेजेंट इन गैसेस। ये कंपैरिजन मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको करवा दिया। मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने लेक्चर्स में सारी चीज़ें लाइव लेकर चलूँ। अब मैं यही चीज़ आपको करवाने लगा हूँ पोटेंशियल एनर्जी में, ताकि आपका पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट मैं टच करूँ अपने इस लेक्चर में जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम टीचर्स करवाते हैं। चलें जी, अब आ जाए इधर से फॉर सिर्फ मैं काइनेटिक की जगह पोटेंशियल, ये नहीं जी, सिंपल सी चीज़ है, यही चेंजिंग है। बाकी अब ये वाले साइन मैं डिलीट करने लगा हूँ। वैसे इसको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको वजह भी बताता हूँ डिलीट करने की ज़रूरत क्यों नहीं है, लेकिन पहले समझाऊंगा फिर इसको देखते हैं। देखें जी, वही डायग्राम लेके हम चलेंगे, इसी डायग्राम से पोटेंशियल का भी फैसला होगा। देखें जी, कॉन्सेप्ट आपने वही रखना है। क्या कॉन्सेप्ट होगा? दो चीज़ों का। पहला कॉन्सेप्ट ये होगा कि एटम्स की आपस में जो अट्रैक्शन है, देखें भाई एटम्स का फासला अगर आप देखें तो सॉलिड में बहुत करीब करीब है, बल्कि करीब क्या कहना चाहिए, आपस में जुड़े हुए, क्लोजली पैक्ड टुगेदर। लिक्विड में फासला है, गैसेस में उससे भी ज़्यादा फासला है। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ आपने ये देखनी है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शन, इनमें किस में ज़्यादा है किस में कम है। ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा है, क्योंकि इसके एटम्स एक दूसरे के बहुत करीब हैं, बहुत टाइटली एंड क्लोजली पैक्ड टुगेदर हैं। और गैसेस में सबसे कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसके एटम्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस या फासला है, इसलिए इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस या अट्रैक्शन है ना, इनकी आपस में वो कम है। जब आपस में अट्रैक्शन कम होगी ना तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल का भी यही मामला होगा कि वो भी उसी केस में बढ़ेगी। यानी कि यूँ कह लें कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, अगर वो कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। मतलब ये हुआ, इसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, इनके आपस में जगह कम है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी आपस में फोर्स भी ज़्यादा है, तो फिर एज़ कम्पेयर टू दिस इनकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों कम होंगी। और सबसे लास्ट में आ जाए गैसेस की, इन दोनों से कंपेयर करें अगर सॉलिड और लिक्विड से, तो सब दोनों से ज़्यादा गैसेस की है। क्यों है? क्योंकि इसके एटम्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इंतहाई वीक हैं, कम है, क्योंकि इनका फासला ज़्यादा है। यही वजह है कि इसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। इसीलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि जनाब ये साइन मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, इनके साइन सेम होंगे। सॉलिड और लिक्विड में अगर जनाब कंपेयर करें तो पोटेंशियल एनर्जी किस में ज़्यादा है? सॉलिड की कम है। ठीक हो गया। तो लिक्विड में देखें, लिक्विड और सॉलिड का कंपेयर करें तो लिक्विड में ज़्यादा है सॉलिड से।
क्योंकि आप देख सकते हैं लिक्विड और सॉलिड को कंपेयर करें तो लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, तो उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी ज़्यादा हैं, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब आ जाए जी गैसेस और लिक्विड में, तो ऑब्वियसली गैसेस को एज हासिल है, उनका पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। इसी तरह अगर लिक्विड और गैस का कंपैरिजन करें तो फिर तो नहीं होता, क्योंकि गैस सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए लिक्विड कम हो जाएगा। गैसेस और सॉलिड को कंपेयर करें तो गैसेस को एज हासिल है, लिहाजा गैसेस का ज़्यादा है, ठीक है ना। गैसेस का पोटेंशियल भी ज़्यादा है और काइनेटिक भी ज़्यादा है। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही है कि किस तरीके से ये काम कर रही है। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट हमारे पास सॉलिड रह गया। सॉलिड और गैसेस में कंपेयर करें तो सॉलिड को एज हासिल नहीं है, क्योंकि सॉलिड का गैसेस के साथ कंपैरिजन करें तो डेफिनेटली गैसेस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इसीलिए इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज ज़्यादा है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो। किसी से भी कंपेयर करें गैसेस जो होंगी वो ग्रेटर देन पे होंगी। सो ये चीज़ है जनाब आपके सामने। सो आई एम श्योर आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अमॉन्ग डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर अच्छे से समझ आ गई है। तो अगर हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, तो ये टॉपिक अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, ये आप कर्व्स को देखकर और जो पिछला लेक्चर भी मैंने करवाया उससे आप फेज चेंजेस को देखें कि कैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस, कुछ भी कंपैरिजन आप करें, उनके चेंजेस करें, आपको समझ आ जाएगी। सो ये हमारा जो लेक्चर है अब तक का, इसमें अब तक ये चीज़ हमने पढ़ी है। अब हम जाते हैं एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग की तरफ। 2.3 एक छोटा सा टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि इसके बाद ज़रा हाई एनर्जी, फिर उसके बाद एग्जांपल्स हैं, ये खैर बाद के मामलात हैं जो अगले लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा। अभी आपके साथ मैं सिंपल एवेपोरेशन और बॉइलिंग को डिस्कस करूँगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ आपको तस्वीरें भी इंशाल्लाह दिखाऊँगा। सबसे पहले एवेपोरेशन और बॉइलिंग को देख लेते हैं। देखें जी, एवेपोरेशन का मतलब होता है भाप बनना किसी भी लिक्विड का, ठीक है, भाप में कन्वर्ट होना। और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, इसमें भी भाप ही बनती है, लेकिन इसमें भाप जो बनती है वो ज़रा अननेचुरल प्रोसेस होता है, एवेपोरेशन नेचुरल होता है। बस ये कंपैरिजन है दोनों का। फिर बॉइलिंग में एक और भी चीज़ होती है, वो ये होती है कि बॉइलिंग में ज़रा टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं और एक ख़ास पॉइंट पे लेके जाते हैं, और जब बॉइलिंग स्टार्ट होती है फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें हम कर्व में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। चलें जी देखते हैं। एवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड गेन इनफ काइनेटिक एनर्जी टू एस्केप इनटू द गैसियस फेज। वेरी सिंपल। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जनाब कि जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसी भी सरफेस पर, चाहे वो फर्श हो, कोई बाल्टी हो पानी की, उसके ऊपर का सरफेस हो, छत पर आप पानी फैला दें, कपड़ों में पानी हो यानी गीले कपड़े हो तो उनका सरफेस हो, वहाँ से वो एस्केप करते हैं जब उनको काइनेटिक एनर्जी मिलती है, यानी वो ज़्यादा होती है, क्योंकि आपको पता है कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है, और फिर वो एस्केप कर जाते हैं गैसियस फेज में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। ओनली मॉलिक्यूल्स एट द लिक्विड सरफेस पार्टिकल्स इन एवेपोरेशन, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना लिक्विड के सरफेस में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल जो होते हैं ना पार्टिसिपेट करते हैं एवेपोरेशन प्रोसेस में। These molecules must have sufficient kinetic energy to overcome intermolecular forces। ये अभी जो मैंने बताया है कि ये जो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं ना एवेपोरेशन प्रोसेस में, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इसको सफिशेंट या ज़्यादा होना चाहिए, इतना ज़्यादा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए। सफिशेंट का अगर हम उर्दू में मतलब करें तो अच्छा खासा कह सकते हैं, यानी कि मुनासिब, इतना होना चाहिए कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर गालिब आ जाए, यानी उन पर हावी हो जाए। क्योंकि आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो होती है ना, वो किसी भी मैटर की जो स्टेट होती है ना, उसके एटम्स हैं, उनको आपस में जोड़ कर रखती हैं। तो जब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज पर गालिब आएंगे तो उसका मतलब है ये उस मॉलिक्यूलर जो फोर्स होगी ना उसको तोड़ देंगे। जब उसे तोड़ेंगे तो मॉलिक्यूल अलहदा होने या स्प्लिट होने शुरू होंगे, स्प्लिट होने की वजह से वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनर्जी फॉर एवेपोरेशन कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। एवेपोरेशन में जो एनर्जी होती है ना, या जो हीट होती है, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट से मिलती है। याद रखिएगा ये एनर्जी हीट होती है, यानी कि हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म में हम ले रहे होते हैं एवेपोरेशन के लिए। मिसाल के तौर पर जैसे आप फर्श धोती हैं ना, उसको वाइपर कर देते हैं तो फिर वो खुश्क होता है। उसको आप थोड़ा ही है कि उसको आप हीटअप करते हैं तो वो खुश्क होता है। वो खुद ब खुद अपनी एनवायरनमेंट की हीट, फर्श की हीट, दाएं बाएं जो भी उसकी सराउंडिंग में हीट होती है, वहाँ से वो फिर खुद ब खुद एवेपोरेट होता है। फिर कुछ वक्त के बाद आप देखें कि फर्श खुश्क हो गया है। तो ये चीज़ है। लेकिन अगर कहीं ज़्यादा पानी पड़ा वो बहुत टाइम लगता है खुश्क होने में, क्योंकि फ़र्क होता है ना उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। सो ये अब्जॉर्प्शन जो होती है ना, इट मेक्स सराउंडिंग कूलर देन बिफोर।
और फिर इसकी वजह से जो सराउंडिंग है वो ठंडी भी हो जाती है। ये आपने अक्सर प्रैक्टिस देखी होगी गर्मियों में कि लोग फर्श वगैरह धोते हैं, लोग अपने दुकान के आगे जो उनकी स्पेस होती है, थड़े वगैरह होते हैं, वहाँ पर पानी फेंक रहे होते हैं। उससे क्या होता है कि वो पानी एवेपोरेट होता है और उसके नतीजे में वो अपनी सराउंडिंग को थोड़ा सा कूल कर देता है। यानी कि बहुत ज़्यादा तो नहीं सिग्निफिकेंट कोई फ़र्क पड़ता, लेकिन कोई 1-2% या कह सकते हैं डिग्री में फ़र्क आ जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कुछ बहरहाल evaporation can occur at any temperature below the liquid's boiling point। अब evaporation को अगर देखें तो वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकती है जो कि लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट या उससे कम होती है। हायर टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ evaporation since more molecules have sufficient energy to escape। तो अगर उससे ज़्यादा हायर टेम्परेचर होगा, ये अब कंपैरिजन में इस तरह से कर रहा हूँ कि देखिए अगर छत पे आप चले जाएं तो छत पे तो आपको पता है डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही होती है ना, तो वहाँ पर जहाँ टेम्परेचर हाई होता है बनिस्बत कमरों के या सहन के, तो फिर वहां पर एवेपोरेशन का प्रोसेस भी तेज हो जाता है। सो मॉलिक्यूल्स हैव सफिशिएंट एनर्जी टू एस्केप, क्योंकि वहां पे फिर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ और ज्यादा हो जाती है। देखिए ना, इसीलिए तो हम कपड़े धोकर सूखने के लिए कहाँ डालते हैं, हम छत पर डालते हैं या सहन में जहाँ धूप आती है, हम कमरों में नहीं डालते। कमरों में भी डाले तो खुश्क हो जाएंगे भाई। बात ये होती है कि फर्क होता है ना, कमरों में डाल देंगे वो देर से खुश्क होंगे, उसके कंपैरिजन में सहन या आप छत में डालेंगे धूप में वो जल्दी खुश्क हो जाएंगे, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हाँ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है सर्दी और गर्मी में, लेकिन बात यह कि कमरों में डालने में और छत पर डालने में ये फ़र्क आएगा, क्योंकि छत पर टेम्परेचर इंक्रीज़ मज़ीद करेगा और उस टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होगी ना काइनेटिक एनर्जी की, वो भी तेज़ हो जाएगी, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटना शुरू हो जाएंगी, कमज़ोर होंगी और वो एवेपोरेट होगा, यानी कि वो गैशियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एवेपोरेशन और बॉइलिंग का फ़र्क है। बॉइलिंग मैं नहीं बता रहा क्योंकि बॉइलिंग आपको पता है, वो इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आगे हम जब मज़ीद इससे आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह बॉइलिंग को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन इसमें सिर्फ एवेपोरेशन को आप समझिए, क्योंकि एवेपोरेशन ऐसी चीज़ है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो कि बच्चों के लिए खासा मुश्किल होता है समझना, अक्सर वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। इसीलिए मैंने एवेपोरेशन को आपको समझाने की कोशिश की है और इसी से रिलेटेड आपके साथ तस्वीरें भी शेयर कर लेता हूँ। हम आते हैं जी अपनी पिक्चर्स की तरफ, और इस हवाले से मेरे पास आपके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। देखें जी, पहली एग्जांपल जो है ना वो थोड़ी सी बहुत अजीब सी आपको लग रही होगी। एसीटोन, ये क्या चीज़ है? ये एक कह लें सब्सटेंस होता है जो हाईली एवेपोरेटेबल होता है। हाईली एवेपोरेटेबल वो चीज़ होती है कि जो एक सरफेस जो टेम्परेचर होता है ना आम जो आपका सराउंडिंग का, उस पर भी वो फ़ौरन एवेपोरेट हो जाती है। जैसे आप अपने हाथ के ऊपर ये एक कतरा डालें, ये ड्रॉप आप देख रहे होंगे, और ये फ़ौरन एवेपोरेट हो जाता है चंद सेकंड्स में। ये ज़्यादा नेल पॉलिश रिमूवर्स में यूज़ होता है। ठीक हो गया जनाब। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये एसीटोन है, तो ये भी एवेपोरेशन प्रोसेस है, क्योंकि ये जैसे ही देखें आपके हाथ की पुष्ट पे लगा, ये आपकी हथेली पर इसको एक कतरा गिरा, और ये उस हथेली की जो वार्मथ होती है ना, गर्माइश, और सराउंडिंग की जो हीट है, उसको लेकर ये फ़ौरन एवेपोरेट हो गया। आपको इसको रब करना भी नहीं पड़ा कि आप हाथों को आपस में रब करें, खुश करने की कोशिश करें किसी कपड़े से, ये खुद ब खुद एवेपोरेट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी, ये देखें, अब ये कुकिंग प्रोसेस है, इसमें भी एवेपोरेशन हो रही है। ये देखें, ये आपको भाप नज़र आ रही है। अब ये जो भी खाना कुक हो रहा है ना, इसमें से भाप निकल रही है। अब ये जो भाप निकल रही है ना, ये वो जो मॉलिक्यूल्स इसकी सतह के ऊपर है ना, वो एस्केप कर रहे हैं लिक्विड स्टेट से, किसमें? गैशियस स्टेट में। ये एक और एग्जांपल है। अब ये देखें, ये एक और नेचुरल प्रोसेस है। ये एवेपोरेशन याद रखिएगा नेचुरल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये अगर आप कहेंगे नहीं जी कूलिंग तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है ना, ये कुकिंग, सॉरी, ये कुकिंग तो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, तो हम खुद कुक कर रहे हैं। देखें भाई, हम कुक तो कर रहे हैं ना, लेकिन ये जो भाप है इस पर तो हम कादिर नहीं है, ये हमारी मर्जी से नहीं जनरेट हो रही है। जब हम कुक करेंगे, जैसे खाना गर्म होता जाएगा, वो पकेगा, वो ऑटोमेटिकली जो स्टीम होगी इसकी वो निकलेगी। हम उसके ऊपर कोई अख्तियार नहीं रख रहे कि जी वो क्यों निकल रही है, वो क्या, हम उसको रोक सकते हैं अलबत्ता ढक्कन लगाकर, वो अलहदा बात है, और वो बाद में फिर पानी के ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। ये चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए कि ये क्या होता है। बहरहाल ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आगे आ जाए, ये देखें, इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आसान एग्जांपल नहीं हो सकती। दरियाओं में, झीलों में, समंदरों में जो पानी होता है जनाब, वो इसी साइकिल से गुजर रहा होता है। ये देखें, ये माउंटेन से पानी आया, इसके अंदर शामिल हुआ, नदी नालों से इसमें शामिल हुआ, फिर ये क्या हुआ, ये जैसे जैसे सन का टेम्परेचर होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर होता है, ये एवेपोरेट होता गया,
बादलों की शक्ल में, बादलों से फिर आया जनाब, कंडेंस हुआ, ये हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी, अब खैर इसको तो हम नहीं देख रहे, हम तो सिर्फ एवेपोरेशन को देख रहे हैं। तो एवेपोरेशन यूँ हो रही है, जैसे सन की हीट होती है, पानी एवेपोरेट हो रहा होता है। अब आ जाए ये वाला, ये भी बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने है ना, ये ड्राई क्लॉथ्स, इसको मैं अभी ओपन करता हूँ जी, इसके अंदर ये लें, तो अच्छा जी, ये अब आप देखिए कि ये वाला जो प्रोसेस है, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि ये वेट क्लॉथ्स हैं, और जब हम इनको ड्राई करते हैं तो उनके अंदर जो भी पानी होता है वो ऐसा ऐसा खुश्क होता है। वो कैसे होता है? बाय एवेपोरेशन प्रोसेस। और आपने अक्सर सर्दियों में इस तरह देखा होगा, जब आप कपड़ों को धोकर और ऊपर धूप में डालते हैं तो उनमें से भाप सी निकल रही होती है, तो आपको ऐसे लगता है कि यार ये कपड़े शायद हमने कोई बॉयल कर दिए हैं या इनमें आग लगी हुई है जो से ये भाप उठ रही है। इवन बर्फ़ में से भी ऐसा आपको फील होता है। तो ये बेसिकली एवेपोरेशन प्रोसेस होता है। जैसे जैसे इनको हीट मिलती है, ये आप छत पर डालते हैं, सैन में कहीं भी, तो ये सूरज की जो गर्मी होती है उससे क्या होता है जनाब कि इनका जो पानी होता है वो ड्राई होना शुरू होता है। ड्राई कैसे होता है? एवेपोरेशन प्रोसेस से। सो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। अब अगर आप इसको देखें तो ये हेयर ड्रायर है। अब ये गीले बालों को जब आप हेयर ड्रायर से खुश्क करते हैं तो ये भी वही प्रोसेस होता है। बालों के अंदर जो पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं हल्के हल्के थोड़े थोड़े, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होते हैं, वो चूँकि उसको हेयर ड्रायर से क्या मिलती है, गर्माइश मिलती है, तो उनको जब वो गर्माइश मिलेगी ना तो फिर वो क्या होगा, उनकी काइनेटिक एनर्जी तेज़ होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगी और वो फ़ौरन एस्केप करेंगे, एवेपोरेट करेंगे। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। फिर ये लास्ट आप देख लें, वेरी सिंपल, कि चाय का कप है, कॉफ़ी का कप है, कोई भी गर्म चीज़ है, सूप है, और वो आप देखें उसमें से भी आप देख सकते हैं भाप उठ रही है। तो ये भी एक एवेपोरेशन प्रोसेस है। इसमें से ये जो लिक्विड के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी सतह के ऊपर, वो आहिस्ता आहिस्ता इसके जो गैसियस स्टेट है उसमें कन्वर्ट हो रहे होते हैं और एस्केप कर रहे होते हैं। सो ये जी हमारा आज का लेक्चर, आई एम श्योर एक डिटेल्ड लेक्चर था इस एवेपोरेशन के ऊपर, और ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की, उसके हवाले से। इसमें कोई भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो मुझसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।